आज स्त्री बुक का 17वां चैप्टर है। औरतों का हर जगह शोषण क्यों होता है? प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हे आचार्य जी, औरतों का हर जगह शोषण क्यों होता है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, क्या इरादा है? अकारण तो नहीं पूछा ये सवाल। देखो बेटा, मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं कह दूं, जैसे आमतौर पर कहा जाता है समसामयिक नारी विमर्श में नारीवादियों द्वारा कि ये सब इसलिए है क्योंकि पुरुष सत्ता ने नारी का शोषण किया है, दोहन किया है, वगैरह वगैरह। वो सब बातें तुमने बहुत पढ़ी होंगी। उसके आगे भी एक दूसरी बात है, कोई किसी का शोषण कर नहीं सकता उसकी सहमति के बिना। इनके इतने व्यापक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं, इतने लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो स्त्री के सामने अब ये विकल्प है कि या तो सारा दोष उठा करके पुरुष के सर रख दे कि हमारी बर्बादी की जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्ही ने ये सारी गंदी प्रथाएं बनाई, शोषण रीति रिवाज बनाए, तुम्ही ने ये सारी गंदी प्रथाएं बनाई, शोषक रीति रिवाज बनाए, हमें बहुत वस्तु की तरह देखा, हमें पराया धन समझा, इत्यादि इत्यादि। तो ये करा जा सकता है। और अगर स्त्री ऐसा करती तो वो गलत भी नहीं कर रही, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। पुरुष ने स्त्री का शोषण भी किया है, उसको चीज की तरह भी देखा है, दबा के भी रखा है। जितनी बातें तुमने कही हैं वो आज की नहीं हैं, वो होती ही आई हैं। तो तुम चाहो तो शिकायत कर सकती हो, पर ये शिकायत वाली बात मुझे कभी बहुत जचती नहीं, क्योंकि शिकायत की शुरुआत में ही कमजोरी का भाव है। तो दूसरी दृष्टि ये है कि तुम देखो कि सब कुछ जो हुआ है उसमें स्वयं नारी का कितना योगदान है, नारी के शोषण में नारी की ही क्या भूमिका रही है। मैं चाहूँगा कि तुम ऐसे देखो, क्योंकि अगर तुम ना चाहो तो कोई तुम पर राज कर नहीं सकता है। अगर स्त्री की ही सहमति और मर्जी ना हो तो पुरुष इतने समय तक और इतनी आसानी से उसको दबा के नहीं रख पाएगा। ज्ञान नहीं होता है तो प्रगति हावी रहती है। ज्ञान तो हो सकता है, हो या ना हो, देह तो होती ही है। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान नहीं है तो देह भी नहीं होगी। और ज्ञान के अभाव में देही मनुष्य पशु जैसा होता है, क्योंकि देह तो पशुओं की भी होती है। तो हो सकता है कि तुम्हें बोध हो सकता है बोध ना हो, पर ये तो पक्का ही है कि जिस्म तो होगा, और जिस्म माने प्रगति, और प्रगति ने स्त्री को बड़ा महत्वपूर्ण काम दे रखा है। महत्वपूर्ण काम प्रगति की दृष्टि से, बोध की दृष्टि से देखो तो उस काम का कोई विशेष महत्व नहीं है, पर प्रगति की दृष्टि से देखो तो उस काम का ही सर्वाधिक महत्व है। कौन सा काम दे रखा है प्रगति ने स्त्री को? प्रजनन, भरण पोषण और प्रगति के चक्र को लगातार आगे बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी अन्य प्रजातियों की मादाओं को भी दे रखी है। अब अगर ये जरूरी है कि स्त्री बच्चे पैदा भी करे और उन्हें बड़ा भी करे, तो उसके लिए फिर आवश्यक है कि उसका देह से बड़ा संबंध रहे, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है वो और क्या है, वो देही तो है। तो प्रगति ने ही स्त्री को ऐसा बना दिया है कि उसका देह से बड़ा सरोकार रहता है, उसमें आसक्ति, मोह और ममता पुरुष से कहीं ज़्यादा प्रबलता से मौजूद रहते हैं। और प्रगति ने स्त्री के भीतर क्यों आसक्ति और मोह भरे हैं? क्योंकि आसक्ति और मोह नहीं रहेंगे, ममता की भावना नहीं रहेगी, तो वो बच्चे की देखभाल नहीं करेगी। अभी लखनऊ गया तो एक सज्जन ने बुलावा भेजा। उनके घर गया तो 6 दिन पहले उनकी 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई थीं, तो उन्होंने लाकर मेरी गोद में रख दी। बोले, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। मैंने इनको देखा, मैंने कहा, अरे बाप रे बाप, ये तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी, माने इतनी छोटी, इतना बड़ा उनका मुंह था और मेरे नाखून बराबर उनकी उंगलियां, कुल इतनी उंगलियां, अजूबा। अब बताओ, इतनी छोटी चीज को कितनी देखभाल चाहिए। तो स्त्री को 24 घंटे फिर क्या करना पड़ेगा? अरे हटाओ बुद्धत्व, हटाओ उपनिषद, हटाओ मुक्ति की सारी बातें, बताओ छोना कहाँ है। और वो छोना अगर कूं ऐसे बोल दे तो स्त्री की बिल्कुल धड़कन भी वहीं थम जाए। अरे कूं बोला, क्या हुआ? जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन उन बच्चियों को पहली बार नहलाया गया था। जन्म के हफ्ते भर बाद कि अभी आज उनकी पहली बार नहलाया गया, और वो बड़ा
एक अवसर था कि अभी ये नाई ही हैं, आज यही बहुत बड़ी बात है। कोई नहा रहा है पर स्त्री को प्रगति चाहती है कि यही बातें घेरे रहें, तो उसकी जो पूरी व्यवस्था बना दी है वो व्यवस्था मुक्ति की दिशा को बढ़ना ही नहीं चाहती, या ऐसा कह लो कि उसमें मुक्ति के प्रति कम आकांक्षा होती है बनस्पत पुरुष के, खास तौर पर अगर ज्ञान का अभाव हो। और ये स्थिति तब और भी बुरी हो जाती है जब स्त्री को समाज भी संस्कारित कर देता है कि तुम्हारा तो गहना लज्जा और ममता ही है। हार है तुम्हारा ममता और कंगन है लज्जा, हार है तुम्हारा ममता और कंगन है लज्जा। अब तक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो वो वैसे ही प्रकृति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने हार्मोन के द्वारा भावना प्रदान है, ममता प्रदान है, देह प्रदान है। दूसरे समाज ने भी उसको यही पट्टी पढ़ा दी कि तुम तो शील, मर्यादा, ममता और लज्जा नहीं की ख्याल रखना। अब कहानी ही खत्म। और फिर वो दिन रात करती भी यही रह जाती है, कभी अपने शरीर का ख्याल रख रही है, कभी पति के शरीर का ख्याल रख रही है, पूरे परिवार के शरीर का ख्याल रख रही है, और नए नए शरीरों को जन्म देती जा रही है और उनका वो शोषण करती जा रही है। शरीर 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 शरीर, और जो भी जीव शरीर के तल पर ही जिएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो तो फिर बंधन में ही रहेगा ना। तो स्त्रियां इसलिए बंधन में रही आई हैं और बंधन में रहे आने के सारे तरीके उन्होंने आत्मसात कर लिए। अब बिल्कुल बहुत ज़रूरत नहीं है कि कोई उनको बंधन में डाले, अब वो बंधनों का चुनाव खुद कर लेती हैं। ये चीज़ उनके भीतर घुस गई है। सौंदर्य शब्द पर मैंने बड़ा मनन किया, बड़ा ध्यान किया। मैंने समझना चाहा कि इस सुंदरता चीज़ क्या होती है, क्योंकि स्त्रियों को लेकर के इस शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है कि सुंदर है कि नहीं है, कि फलानी बहुत सुंदर थी इत्यादि। मैंने कहा सुंदरता चीज़ क्या होती है, और मुझे तो नहीं समझ में आया सुंदरता चीज़ क्या होती है। आप एक खास प्रकार के हैं और मुझे तो नहीं समझ में आया सुंदरता चीज़ क्या होती है। आप एक खास प्रकार के चेहरे को देखने के लिए जैविक रूप से और सामाजिक रूप से संस्कारित कर दिए जाते, यही सुंदरता है। आपके खास प्रकार के चेहरे को देखने के लिए जैविक रूप से और सामाजिक रूप से संस्कारित कर दिए जाते हैं, यही सुंदरता है। नहीं तो आध्यात्मिक तल पर तो सुंदरता की परिभाषा यही है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुंदर है और शिव सुंदर है। उसमें एक कहाँ से आ गया कि स्त्री सुंदर या पुरुष सुंदर, पर वो पट्टी हमको कुछ तो हमारा शरीर पढ़ा देता है कि कोई थोड़ा स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो तो वो अच्छा लगेगा। वो हमें शरीर ने पढ़ाया है, और कुछ समाज ने पढ़ा दिया है कि कोई गोरा हो, किसी की आंखों का रंग ऐसा हो, किसी ने बाल इस तरीके से इस स्टाइल में बना रखे हो, तो वो सुंदर है। स्त्रियों के लिए देह संबंध बहुत चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, तो देह संबंध सुंदरता भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और देह संबंधित बंधन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है कि लगभग पूरे ही विश्व में स्त्रियां बाल लंबे रखती हैं और कोई वाजिब वजह नज़र नहीं आई। क्योंकि बाल अगर आपके लंबे हैं तो एक तो आप शारीरिक दृष्टि से वैसे ही कमज़ोर हो, दूसरे लंबे बाल करके अब आपने बिल्कुल पक्का कर दिया है कि कभी किसी से आप लड़ोगे तो वो आपको बाल ही पकड़ पकड़ के मारेगा। आपके बाल किस तरीके से आपकी सहायता कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूँ, पर दुनिया भर की सारी स्त्रियां बाल लंबे करेंगी। तुमने भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया, पर बाल खोल के और लंबे बाल खोल के। ये तो बात रही हो कि पिताजी मेरा कन्यादान क्यों करें, स्त्रियों पर ही सारी बंदिशें क्यों, और ये सवाल तुम उठाना ही नहीं चाहती कि बाल लंबे रखना क्यों जरूरी है। कभी किसी पुरुष को होठ रंगते देखा है? तुम होठ काय को रंग के घूम रही हो, और ये आंखों में काजल क्यों लगाया है तुमने? नहीं, बताओ, ये नाखून में एक क्या तुमने हरा पीला किया है? तो अब जरूरत ही नहीं है कि पुरुष आकर स्त्री को बंधक बनाए। स्त्री खुद अपनी गुलामी को अपने भीतर स्थान दे चुकी है, बड़ा पक्का स्थान। जब तक तुम ही अपने आप को देह मानती रहोगी तो कौन तुम्हें मुक्ति देगा? आपको देह मानती रही तो तुम्हें कौन मुक्ति देगा? प्रगति ने तुम्हें देह बनाया है, देह तुम्हारी स्त्री की है। आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता ना, या तुम्हारी आत्मा भी स्त्री की ही है? आत्मा तो एक होती है ना, पर तुम कम स्त्रियां होती हैं जिनको आत्मा से कुछ लेना देना हो। क्योंकि बच्चे को पालने के लिए थोड़ा भोलापन चाहिए। दूसरी संगति का भी असर पड़ता है। स्त्रियां बच्चों की संगति में इतना समय बिताती हैं कि बच्चों का कुछ भोलापन स्त्रियों में भी आ जाता है।
तौर पर स्त्रियां उतनी कपटी कुटिल नहीं होती जितना पुरुष हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनको गणित समझ में नहीं आता कि इस हिसाब कैसे कर दें, वैसे कर दें। चालें चलती हैं ठीक है, मंत्रा होती हैं। इतिहास में भी कपटी स्त्रियां रही हैं बहुत, लेकिन फिर भी उनका कपट छोटा ही मोटा रहा है। बहुत बड़ा कपट स्त्री कर ही नहीं पाती, उसका कपट उतना ही होता है, मेरे बेटे को राज्य दे दो, या किसी के जाके कान भर दिए कि देखो तुम्हारा पति ना वो दूसरी स्त्री को ज़्यादा चाहता है और उसी के बेटे को दे रहा है सिंहासन। इसी हद का कपट कर पाती हैं, इससे ज़्यादा तो कपट भी नहीं होता। तो बच्चों के साथ रहने के कारण भोलापन आ गया, और वो भोलापन वैसे भी चाहिए क्योंकि भोलापन ना हो और स्त्री ने जरा सा दिमाग लगाकर सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इस पिद्दी के लिए मैं काहे अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हूँ, तो बच्चों का फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो स्त्री बच्चा पालती रहे और एक के बाद एक पैदा करती रहे। इसके लिए आवश्यक है कि उसका दिमाग थोड़ा ठप रहे। ये व्यवस्था प्रगति ने ही कर दी है। बात को समझो, कोई भी जागृत स्त्री ये सवाल तो करेगी नहीं कि मेरा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है कि मैं बच्चे पालती रहूं। अगर पुरुष के जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, तो मेरे भी जीवन का उद्देश्य मुक्ति ही तो है। और ये कौन सी मुक्ति है कि एक के बाद एक छौने हाथ में लेकर घूम रही हो, और ये भी नहीं कि एक बार पैदा हो गया तो मुक्ति मिल गई, उसके बाद उसको सालों तक पालते पोसते रहो। साल भी नहीं, दशकों तक पालते पोसते रहो। स्त्री के जहन में ये सवाल कौनता ही नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। प्रगति ने खुद ही एक व्यवस्था कर दी कि उसके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। उठना तो छोड़ दो, वो सामने बैठी हो बच्चा लेकर के, तुम उसको बार बार ये जताओ कि देखो तू ये सवाल सोच, तू वो ना सोचे। जो ज़्यादा जताओगे तो तुम ही एक लगा के कहेगी भक, ये दुश्मन है मेरी और मेरे बच्चे की, इससे मेरा मातृत्व का सुख देखा नहीं जाता। बात समझ रहे हो। तो अब उसमें एक भोलापन भी है, प्रगति की चाल भी है, और पुरुष ने उसका मान भी खूब इसी आधार पर चढ़ा दिया कि उसका देह कितना आकर्षक, कितना सुंदर। और तो फिर वो खुद ही कोशिश करती रहती है कि मैं आभूषित हो कि घूमती रहूं। लो, शिकार करने की क्या जरूरत है, यहाँ तो शिकार खुद ही आया है आपके दरवाजे, वो भी नील पॉलिश लगा के। जंगल के पशु को भी दौड़ा करके पकड़ने की जरूरत होती है, यहाँ तो दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही घूम रही है ऐसे दिखाते ए देखो तुम किस लिए हो, तुम होठ रंगने के लिए हो, तुम किस लिए हो, तुम ठीक उसी लिए हो जिस लिए एक बुद्ध थे। पर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती और तुम बड़ी नारीवादी बन के ये इल्ज़ाम लगा रही हो कि मेरे पापा ने ये कर दिया और दुनिया ने ये कर दिया। तुम्हें ये बात समझ में आती है क्या, समझ में आता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए आचार्य प्रसाद जी, और आपका शरीर हो या किसी पुरुष का शरीर हो, शरीर तो शरीर है ना। शरीर लेकर जाओगी अरती के पार, पुरुष का जिस्म भी जलेगा तो क्या हो जाएगा, राख, और तुम्हारा भी जिस्म जलेगा तो क्या हो जाएगा। राख तो जितनी चीज़ तुम्हें अपने शरीर में सुंदर लगती है कि जुल्फें, कि आँखें, नाक, कान, होठ, सब कुछ, ये सब क्या होना है राख। पर एक बात सुननी ही नहीं है, समझनी ही नहीं है, पूरे तरीके से देह केंद्रित जीवन बिताना है। और फिर उस देह केंद्रित जीवन जीने के कारण उसकी शुरुआत प्रगति ने की थी। उस देह केंद्रित जीवन जीने के कारण तमाम तरीके की चरित्रगत दुर्बलताएं आ जाती हैं स्त्री में, क्योंकि जो देह को लेकर के जिएगा उसमें सदा हीनता रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी देह कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी सुंदर हो, उससे बेहतर किसी न किसी की देह तो है ही। चलो आज किसी की देह नहीं है, समय तो है ना, कल तुम्हारी यही देह क्या होगी, वृद्ध होगी, जड़ेगी। तो अब तुम्हारा बड़ा ध्यान इसी में रहेगा, किसी तरीके से मैं युवा बनी रहूं। अध्यात्म सारा है ही इसलिए कि तुम्हें पदार्थ के पार ले जाए, लेकिन वो अपने आप को देह ही समझने लगे। उसकी बात आओ, अध्यात्म यात्रा शुरू होगी कैसे। मैंने कहा था करेला दूजे नीम चढ़ा। दूसरों ने खूब बहती गंगा में हाथ धोए हैं, पुरुषों ने खूब बहती गंगा में हाथ धोए हैं। स्त्री वैसी ही आतुर रहती है कि कोई जरा तारीफ कर दे तो उन्होंने कहा उसको पसाने का तो एक बढ़िया तरीका है, जरा सी तारीफ कर दो। एक बात बताना, तुमने आज तक कितनी शायरी, कितनी कविताएं, गजलें, नज्में पढ़ी,
जिसमें स्त्री ने शायरा ने किसी पुरुष की तारीफ करी है कि तेरा खोपड़ा चांद जैसा है, जबकि चांद जैसा खोपड़ा होता पुरुषों का ही है। क्यों नीरज जी? पर कभी सुना है कि स्त्री गजल लिख रही हैं कि मेरा चांद आ गया? नहीं होता ना, क्योंकि पुरुष ऐसे फंसेगा ही नहीं। वो चतुर खिलाड़ी है, वो शिकारी है, वो हंटर है। स्त्री बोली है और बोलापन अच्छा होता है, पर बोलापन बुद्धूपन बन जाए तो अच्छा नहीं होता ना। इतनी गजलें तुमने कभी सोचा नहीं? हर गजल में महबूबा की ही क्यों तारीफ हो रही है? महबूब क्या इतना कुरूप है? महबूब क्या इतना भद्दा है कि उसकी कभी तारीफ ही नहीं होती? सब गजल में यही है, तेरी झील जैसी आंखें, तेरे गुलाब जैसे होठ, और वो सुन रही है और इतरा रही है। और इस कुल गजल का निष्कर्ष क्या होने वाला है? 2 साल के भीतर बच्चा कुछ और होता है, इन्हें भीतर बच्चा कुछ और होता है। इन्हें प्रश्नकर्ता भी कहते हैं, इन्हें भी तकलीफ ये नहीं है कि मैं स्वयं को देह मानकर किसी भी पुरुष की ओर आकर्षित ही क्यों होती हूँ। इनको पुरुष की ओर आकर्षित होने में समस्या नहीं है, इनको समस्या बस ये है कि दूसरे पुरुष की ओर मुझे कन्यादान करके क्यों भेजा जाता है। बात समझना, अभी भी जो आधुनिक नारीवादी समुदाय खड़ा हुआ है, इसको देह भाव से कोई समस्या नहीं है। इसको समस्या बस ये है कि हमारी देह है तो हमारी देह पर हमारा हक होना चाहिए, लेकिन जिएंगे देह बन के ही। ये पक्का है कि जिएंगे हम देह बन के ही। बात समझ रहे हो ना? और जब तक तुम देह बनकर जियोगी, तब तक अगर पुरुष नहीं तुम्हें सताएगा तो तुम खुद को सताओगी। अब तुम्हें इससे मतलब है कि कौन तुम्हें सता रहा है, या इसमें मतलब है कि मैं सता ही ना जाऊं। ये बिल्कुल हो सकता है कि स्त्रियों का आंदोलन चले, अभियान चले, और वो पुरुषों को बिल्कुल परास्त कर दे, दबा दे, कहे कि दूर रहो, ये वो हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी मर्जी, सब अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था आ सकती है कि पुरुष स्त्रियों को ना सता रहे हो, पर अगर तुम में देहभाव सघन है, भरपूर है, तो पुरुष से नहीं सताएगा तो तुम खुद अपने आप को सताएंगी। फिर क्या बेहतर हुआ तुम्हारे लिए? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। स्त्री की तरक्की का, मुक्ति का, प्रगति का एक ही रास्ता है। अष्टावक्र को सुनो, उन्होंने एक संदेश दिया है, तुम्हें आत्मा हो तुम, प्रगति से परे हो तुम। अपने आप को शरीर की तरह देखना बंद करो, शरीर को अपनी कीमती संपत्ति मानना बंद करो। बात आ रही है समझ में? ज्ञान पर जोर दो, गुणों पर जोर दो। इस बात की परवाह जरा कम करो कि बाल कितने चमक रहे हैं। सृजनात्मक बनो, सृजन करो। बच्चों को जन्म तो जानवर भी देते रहते हैं, सृजन करना जानवरों के बस की बात नहीं है। और नारी की जो ऊर्जा एक जन्म देने और बच्चे को पालने पोसने में व्यर्थ जाती है, वो ऊर्जा अगर सृजन की तरफ मुड़ जाए तो फिर पूछो मत। पूरे इतिहास में यही हुआ कि नारी की ऊर्जा सब व्यर्थ जाती रही है। इन्हें घरेलू पचड़ों में इसलिए तुम विज्ञान में स्त्री को अनुपस्थित पाते हो, कलाओं में अनुपस्थित पाते हो, खेल में अनुपस्थित पाते हो, राजनीति में अनुपस्थित पाते हो। मानव की क्रियाओं के जितने क्षेत्र हैं उनमें सब में तुम स्त्रियों को 5-10% ही पाते हो। तो बताओ फिर उनकी सारी ऊर्जा गई कहाँ? बोलो। ना वो बेचारी साहित्य रच पाई, ना आविष्कार कर पाई, ना राजनीति में पायदान पर चढ़ पाई, ना वो बड़े भवन खड़े कर पाई। तो बताओ उसका जीवन किन चीज़ों में गया? वो ऊर्जा स्त्री अगर किसी सृजनात्मक दिशा में मोड़ दे तो पूछो मत। क्यों कह रहा हूँ पूछो मत? क्योंकि जिस प्रगति ने स्त्री में कूट कूट कर देह भाव बढ़ा है, उसी प्रगति ने स्त्री को कुछ विशेष गुण दिए हैं जो पुरुषों में उतने नहीं पाए जाते। धीरज स्त्री में ज़्यादा होता है, स्त्री में धीरज पुरुषों से ज़्यादा होता है। प्रगति ने ही धीरज ज़्यादा दिया है स्त्री को। क्यों दिया है? क्योंकि बच्चा पालना है, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। 9 महीने तक गर्भ रखने के लिए ही धैर्य चाहिए। पुरुष में इतना धीरज नहीं होता, स्त्री में धीरज होता है, और सृजन की प्रक्रिया में धीरज चाहिए होता है। इसी तरीके से स्त्रियों में हिंसा जरा कम होती है, महत्वाकांक्षा जरा कम होती है, वो सेवा करना जरा ज़्यादा जानती है, पोषण दे पाती है, और सृजन में ये सब कुछ आवश्यक होता है। तो प्रगति प्रदत्त गुणों को ही स्त्री अगर जीवन निर्माण की दिशा में मोड़ दे तो फिर पूछो मत क्या होगा। वो बहुत सारे ऐसे शिखरों पर बिराई जाएगी
जहाँ पुरुष को चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, वो पुरुष की फिर बराबरी ही नहीं करेगी, पुरुष से बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि कई मायनों में स्त्री पुरुष से एक बेहतर निर्मित है, ज़्यादा जीती है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं उसको। दुनिया के किसी भी देश में स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, कभी 2 साल, कभी 4 साल। आपदाओं को स्त्रियां ज़्यादा मजबूती से सहन कर पाती हैं पुरुषों के बनिस्बत। पुरुष टूट जाता है, स्त्री में लोच होती है, वो झुक जाती है और बच जाती है। वो अपने इन गुणों का इस्तेमाल स्त्री अगर जीवन निर्माण की दिशा में कर दे, फिर पूछो ही मत, पर वो सब कुछ नहीं हो पाने वाला अगर तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहेगा कि होठों की लाली और आँखों का काजल। और ये बात मैं सिर्फ स्त्रियों से नहीं कह रहा हूँ, जो पुरुष स्त्रियों जैसे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि देहभाव ऐसा थोड़ी है कि स्त्री मात्र में होता है, पुरुषों में भी जबरदस्त तरीके से देहभाव होता है। इस बात को याद रखोगी। प्रश्नकर्ता से पूछते हैं आचार्य जी कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे जिस्म से नहीं है, तुम्हारी वास्तविक कीमत तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे मन के प्रकाश से। मन में रोशनी हो, बोध हो, प्रेम हो, इसकी कोशिश करो, सौंदर्य वहाँ है। प्रश्नकर्ता कहते हैं स्त्रियों में धीरज ज़्यादा है, मोह भी ज़्यादा है, लेकिन महत्वाकांक्षा कम है, ऐसा कैसे? आचार्य जी कहते हैं उनकी आकांक्षा घर के 4 दीवारों के भीतर ही प्रबल रहती है। आदमी निकलता है कि दुनिया जीतूंगा, देश जीतूंगा, बाहर साम्राज्य बनाऊंगा। साम्राज्य स्त्री भी बनाती है, वो कहाँ बनाती है? वो घर में बनाती है। वो कहती है तू पूरी दुनिया जीत के ला, मैंने तुझे जीत रखा है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें महत्वाकांक्षा कम होती है, बाकी आकांक्षा तो पूरी वो भी रखती है। कल का चैप्टर रहेगा घरेलू हिंसा, बलात्कार और वीरता भरा